नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं एक बार फिर आपके बीच आज मैं लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं ताकि हम न्यूमेरिकल करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को सरलता से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। अब हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न है 31 दिसंबर 2007 को मनीष लिमिटेड निम्न चिट्ठे से समापक का अंतिम खाता विवरण पत्र बनाइए। लायबिलिटीज पेड अप 6% प्रेफरेंस शेयर 20,000, इक्विटी शेयर 20,000, इक्विटी शेयर 40, प्रेफरेंस शेयर 20,000, इक्विटी शेयर 40,000 ₹100 वाले, 600 इक्विटी शेयर ₹100 वाले, 50 रुपीज पेड अप 30,000, सिक्योर्ड लोन 6% डिबेंचर्स 20,000, करेंट लायबिलिटीज creditors 18,000, income tax 2,000, other mortgage on land and building 20,000, asset side में building 40,000, plant 44,000, stock 20,000, debtors 20,000, cash 6,000, miscellaneous expenses 20,000। नीचे लिखा है कंपनी 1 जनवरी 2008 को समापन में गई। 3 वर्ष के पूर्वाधिकार लाभांश का भुगतान नहीं हुआ था। समापन के समय बाकी लाभांश का भुगतान हुआ। संपत्ति की वसूली निम्नानुसार हुई। भूमि एवं भवन से 48,000, संयंत्र से 36,000, स्कंद से 14,000, देनदार से 12,000, समापन में 1,600 के थे। निस्तारक का समस्त संपत्तियों की वसूली पर 2% एवं असुरक्षित लेनदार के भुगतान पर 3% कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी था। तो आइए देखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अब हम क्वेश्चन को देखते चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लेते हैं जो एसेट्स रियलाइज्ड या इसी को सेल ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं किससे किससे क्या रियलाइज किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग के रूप में समझ लीजिए। यहाँ पे पहला कैलकुलेशन सेल ऑफ एसेट्स या एसेट्स रियलाइज्ड। किससे किससे हम रियलाइज किए। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि हमने भूमि और भवन से 48,000, बिल्डिंग से 48,000 रियलाइज किया। अब यहाँ याद कर देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट पॉइंट कि लैंड एंड बिल्डिंग को हम मॉर्टगेज रखे हैं। तो जिसको मॉर्टगेज रखे रहते हैं वो यहाँ पर कैलकुलेशन में रियलाइज हम नहीं कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेल ऑफ एसेट हेडिंग में वो नहीं आएगा। पहला है सेल ऑफ एसेट्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो हमने और किसको किसको प्राप्त किया, देखिए प्लांट से प्राप्त किया हमने 36,000, स्टॉक से हमको मिला 14,000,
डेटर से हमने रियलाइज किया 12,000। इस प्रकार से 30, 40, 50, 62,000 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉलम के लिए रिसीव किया। ये देखिए, सेल ऑफ एसेट्स अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स कितना है? पहले कॉलम में हमने 62,000। सेकेंड कॉलम में हम लिखते हैं कैश। ये कभी भी रियलाइज नहीं किया जाता, ये आपको बैलेंस शीट में अवेलेबल होता है, आप उसको सीधा लिख देते हैं। तो आपने कैश से कितना रिसीव किया? आपने कैश से रिसीव किया 20,000 रुपीज़। उसके बाद आपको तीसरा दिया है सरप्लस। सरप्लस कितना है? ओ सॉरी, कैश आपने कितना रियलाइज किया है? 6,000 रुपीज़। रियलाइज नहीं किए हैं, सॉरी, हमारे पास जो कैश अवेलेबल है क्वेश्चन में वो 6,000 रुपीज़ है। अब उसके बाद देखिए सरप्लस कैसे निकालेंगे। ये देखिए, पहला कैलकुलेशन हम वहाँ किए हैं वर्किंग में, और ये दूसरा कैलकुलेशन, ये वर्किंग है हमारा, फर्स्ट वर्किंग, इसी में सेकेंड वर्किंग सरप्लस कहाँ से आया? हमने लोन लिया है 20,000 और हमने जो मॉर्गेज रखा है उससे हमने रियलाइज किया 48,000। तो 48,000 हमने प्राप्त किया, रिसीव किया एसेट बेचने से, और हमने 20,000 का लोन दिया है। तो सेटल करने के बाद 28,000 जो एक्स्ट्रा है, यही अतिरेक या इसी को सरप्लस बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सरप्लस हो गया 28,000 रुपया। फोर्थ कॉलम में हमारा आता है, अनपेड कॉल। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में हमें कहीं भी कुछ नहीं दिया है कि अनपेड कॉल कितना है, तो हम अपने मन से यहाँ पर उससे राशि प्राप्त नहीं करेंगे। और फोर्थ कॉलम अनपेड कॉल नील हो जाएगा। अब आते हैं पेमेंट साइड में। हम एसेट से जितना प्राप्त करेंगे उतना ही लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। जिस जगह के हमारा एसेट खत्म हो जाएगा उस जगह से लायबिलिटीज का पेमेंट खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है वो होता है लीगल एक्सपेंस के रूप में। सबसे पहले जो हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं वो होता है लीगल एक्सपेंस के रूप में। यहाँ पर लीगल एक्सपेंस हमको कुछ भी नहीं दिया है, इस प्रकार से हम लीगल एक्सपेंस के खाने को लिख के छोड़ देंगे। क्रम हमेशा लिखना चाहिए। कुछ सजेस्ट करते हैं कि नहीं लिखना चाहिए, हमको मैं बोलता हूँ लिखना चाहिए ताकि सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता है। यहाँ आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। पूरे प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। इस प्रश्न में आपको लिख के दिया है, निस्तारक समस्त संपत्ति के वसूली पर 2% और असुरक्षित लेनदार को दिए जाने वाले राशि या शोधन पर 3% कमीशन प्राप्त करता है। तो पहला क्या है? ए कॉलम।
समस्त संपत्ति से वसूल। अब यहां देखिए, ये हो गया आपका ए का कैलकुलेशन। रेमुनेरेशन ऑफ लिक्विडेटर, ए पॉइंट। प्रश्न में लिखा है समस्त वसूल संपत्ति। तो देखिए, हमने कुल संपत्ति से कितनी वसूली की है। यहाँ लिखा है प्लांट से 62,000, प्लांट से, स्टॉक से 14,000, डेटर से 12,000, और एक एसेट और है जो हमने मॉर्गेज के रूप में रखा था, बिल्डिंग से हम 48,000 प्राप्त किए हैं। भले इसको हम मॉर्गेज रखे थे, लेकिन इससे भी क्या लिखा है क्वेश्चन में, एसेट्स रियलाइज्ड। सेल ऑफ एसेट का 2% बोलेगा तो आपका ये चीज नहीं आएगा, ये पोर्शन। लेकिन एसेट्स रियलाइज्ड बोलेगा तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, इसलिए हमको सबको शामिल करके चलना पड़ेगा। इस प्रकार हमने एसेट से रियलाइज्ड कितना किया। हमने एसेट से रियलाइज्ड किया, देखिए क्या चीज छूट गया है। हमने सभी एसेट से रियलाइज किया टोटल, देखिए यहाँ 1 मिनट, हमने सभी एसेट से टोटल रियलाइज किया। हमने क्या चीज छोड़ दिया यहाँ पे, प्लांट छूट गया हमारा। देखिए यहाँ पे संयंत्र से हम 36,000 रियलाइज किए। देखिए गलती से यहाँ पे हमने प्लांट से कितना रियलाइज किया है, 36,000 रियलाइज किया है। ये हो गया 50, ये हो गया 50, और ये हो गया 10। 1,10,000 रुपया आया। इस 1,10,000 रुपये का कितना परसेंट बोल रहा है, 2%। तो कितना हो गया ये, 2,200 रुपया। ये पहले कॉलम का उसका रेम्युनरेशन है 2,200। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण कॉलम दिया है बी कॉलम। इस बी कॉलम का राशि हम तब लिख सकते हैं जब हमको ये पता हो कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर रहे हैं। इस कॉलम का अमाउंट ये 2,200 है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम का अमाउंट हम तब लिख सकते हैं जब हमको पता हो कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया। अब उसके लिए हमको क्रम से जाना पड़ेगा। तो पहले थर्ड सीक्वेंस आता है पेमेंट का, वो होता है आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको लिखा हुआ है, समापन का व्यय कितना है, 1,600 रुपया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा होता है डिबेंचर। पहला एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हम पेमेंट करते हैं वो डिबेंचर्स के रूप में पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 6% डिबेंचर्स, लेकिन हमको कहीं भी नहीं लिखा है कि हमको इंटरेस्ट देना है, ये देना है, कुछ नहीं लिखा है। इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो हम पाते हैं कि डिबेंचर्स का हमें पेमेंट कितना करना है, केवल 20,000 रुपये। अब अगला सीक्वेंस होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैं जैसे करा रहा हूँ, कृपया उसी सीक्वेंस में ही करने का प्रयास करें तो गलतियाँ नहीं होंगी। अब देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए 2,000 रुपया जो मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। अब मैं 6वें नंबर पे आऊँगा, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर हमको टेक्निकली सीखना है। बहुत सी बुक में हम प्रायः देखते हैं
कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को एक ही में शामिल कर देता है। जब एक ही में शामिल करता है तो फिर लिखने का क्या मतलब है कि असुरक्षित लेनदारों के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिखने का मतलब क्या है? तो कुछ में, लेकिन हमको जब क्रम यहाँ तय है तो हम उसी राशि के ऊपर परसेंट निकालेंगे जिसके बारे में बोला है। तो इसको करने के लिए पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास राशि कितनी है और अभी तक हमने कितना भुगतान कर लिया है। तो देखिए हमारे पास राशि है अभी 96,000। आइए कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहां देखिए, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जो भी देते हैं प्रेफरेंशियल है। इस प्रकार से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? इस क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है मेरे पास 18,000, ऐसे लिख के रखना है। बैलेंस बिफोर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड कितना है? देखिए, तो देखिए हमारे पास 96,000 था, इसमें हमने सबसे पहले पेमेंट किया 2,200 रुपये रेम्यूनरेशन का, उसके बाद हमने 20,000 डिबेंचर का, उसके बाद हमने 1,600 एक्सपेंस पहले पे किया है, उसके बाद हमने 2,000 ये। तो इस प्रकार से 70,200 रुपये मेरे पास यहाँ पे है। मतलब मेरे पास पर्याप्त रकम है जिससे मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं पेमेंट कितना कर रहा हूँ? इतना, आसानी से इतना पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इतना पेमेंट कर रहा हूँ तो रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन किस पे होगा? इसी पे होगा, 3/100। ध्यान मेरे को ये देना है, कि अगर ये 540, कुछ बुक्स में कैलकुलेशन 18,000 अनसिक्योर्ड, 2,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सबको अनसिक्योर्ड मानते हुए ऐसे गणना करता तो 600 रुपया आता। लेकिन मैं इसका सजेशन नहीं दे रहा हूं। यहां जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं अनसिक्योर्ड को देना कितना है, और हमारे पास अनसिक्योर्ड अमाउंट बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड कितना है। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 18,000 देना है, और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बैलेंस 16,000 है। तो उस स्थिति में जो कैलकुलेशन होगा रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो इस रकम पर होगा। क्योंकि भले मुझे 18 देना है लेकिन मेरे पास बचा राशि तो इतना ही है। उसमें भी अभी हमारा लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन हम एक ठोक नहीं दिए हैं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ रेम्यूनरेशन कैसे निकलेगा? रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू रॉन्ग अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो उस स्थिति में 16,000 इंटू 3/103 करके हम उसके रेम्यूनरेशन को निकालते, और पहले उस जगह में इस कैलकुलेटेड रेम्यूनरेशन को हम लिखते। फिर जो डिफरेंस अमाउंट आता, यहाँ पर आ रहा है रेम्यूनरेशन कितना आता, उस केस में रेम्यूनरेशन आ रहा है 466,
ये हम बी कॉलम में लिखते। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना हमारे पास था, 16,000 माइनस 466 करके जो पेमेंट बचता उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देते और उसके आगे का कोई भी पेमेंट न प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होता न इक्विटी शेयर कैपिटल को होता, क्योंकि उस स्थिति में हमारी राशि समाप्त हो गई है। तभी हम इसी प्रश्न पे रहते हैं। हमने निकाला है रेम्युनरेशन, कितना निकाला है, हमने अभी रेम्युनरेशन निकाला है, अरे हमने रेम्युनरेशन कितना निकाला है, देखिए ये 600, ये हमने भी निकाला है जो हमारे इस प्रश्न के हिसाब से काम का है। तो हम उस रेम्युनरेशन को उसके जगह में लिख देंगे 600 रुपया। इस प्रकार से ये 2800 रुपया। अब आइए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रकम है तो हम इसको भी दे सकते हैं। उसके बाद 6%, 7वां नंबर है 6% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, जो नहीं दे रहे हैं कि देना है। इसमें लिखा है, देखिए पूर्वाधिकार अंशों का लाभ भुगतान नहीं हुआ था, 3 वर्षों के पूर्वाधिकार लाभांश का भुगतान नहीं हुआ था, तो हम करेंगे। 1 साल का कितना हुआ, 6% बोला है, तो 6 दूनी 12, 1200 1 साल का हुआ, तो 3 साल का कितना हुआ, 3600 रुपये भुगतान करेंगे। उसके बाद हम उसके पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भी भुगतान करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। कितना देंगे, 20,000, और जो लास्ट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर होता है। तो देख लीजिए हमारे पास 96,000 हमने रिसीव किया था। सबसे पहले हमने 2800 रुपया दिया, फिर 1600 रुपया दिया, फिर 20,000 दिया, फिर 2,000 दिया, फिर 18,000 दिया, फिर 3600 दिया, फिर 20,000 दिया। इस प्रकार से कैसे दिया देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये 2800, 1600, 20,000, 2,000, 18,000, 3600, 20,000 देने के बाद जो हमारे पास अंतर की राशि बची वो हमारा बचा है 28,000 रुपया। कितना बचा है, 28,000 रुपया बचा है। तो ये 28,000 रुपया हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। ये भी एक वर्किंग है, बढ़िया वर्किंग है, देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। एक इक्विटी शेयर होल्डर है आपका, 400 वाला, जिसने 100 रुपया पूरा पेमेंट किया है, और एक इक्विटी शेयर 600 वाला है, ये भी 100 रुपये वाले हैं, लेकिन पेडअप कितना है, 50 है। तो उस स्थिति में सबसे पहले हम जिसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है पहले उस पेमेंट को कर देंगे, फिर प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। तो जो मेरे पास ये 28,000 रुपया बचा है इक्विटी शेयर्स का, वो कैसे जाएगा, 20,000 पहले इसको दूंगा जो उसने एक्स्ट्रा दिया है ये। उसके बाद कितना बच गया, जो ये 8,000 रुपया एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम उनके शेयर के प्रोपोर्शनेट में 2:3 में बांट देंगे। ये हो गया 2/3 एक को, और 8,000 का
2/5 एक को और 3/5 एक को। इस प्रकार इसको 3200 और मिल गए, तो इसको कुल प्राप्ति होगी 23,200 रुपये, और जो सेकेंड पार्टी है उसको होगी केवल 4800 रुपये का पेमेंट होगा एक्स्ट्रा। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा, इसको मैं यहाँ और क्लियर कर दे रहा हूँ, जिस आदमी के पास 400 शेयर है एट रेट ऑफ 100 ईच फुली पेड है, और एक आदमी जिसके पास 600 शेयर है 100 रुपये वाले लेकिन 50 पेड है, तो इस आदमी ने 50 एक्स्ट्रा दिया है, तो पहले इसके एक्स्ट्रा का पेमेंट हो जाएगा जो कि 20,000 रुपया है। फिर जो बचा हुआ 8,000 है ये इस रेशियो में 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। 2/5 3200, ये मिल जाएगा, सपोज ये ए है तो और ये बी है तो इसको, और उसी 8,000 का 3/5 4800 पी को। इस प्रकार इसको टोटल 400 वाले शेयर होल्डर को टोटल मिला, 400 वाले शेयर होल्डर को 20,000 प्लस 3200 23,200 मिलेगा, और 600 वाले शेयर होल्डर को 4800 रुपया मिलेगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू प्लीज।